आप देख रहे हैं चुनावों पर हमारी खास पेशकश चुनाव मैदान से लाइव। लोकतंत्र का महापर्व नजदीक आता जा रहा है। हर किसी को बेसब्री से इंतजार है, चाहे जनप्रतिनिधि हो, मीडिया हो या फिर विश्लेषक। हर किसी को उस पल का इंतजार है जब जनता तय करेगी कौन लाल किले की गद्दी पर बैठेगा। इन सबके बीच समाचार प्लस के 240 रिपोर्टर हर पल की खबरें आपके सामने रखेंगे और फैसला आप करेंगे। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई थी। जी हां, 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए मायावती अभी तक खामोश थी। आज जब उन्होंने अपनी खामोशी तोड़ी तो सोशल इंजीनियरिंग की बात सामने आई। लेकिन सवाल यह है कि मायावती को लोकसभा चुनाव में इससे फायदा होगा। देखते हैं ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मायावती ने अपनी खामोशी तोड़ी है। माया की खामोशी के क्या राज थे, ये अब पता चल रहा है जब बीएसपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। वही पुरानी चाल बहन जी चली हैं जिसके दम पर उन्हें 2007 में यूपी में गद्दी मिली थी, जिसे राजनीति की भाषा में सोशल इंजीनियरिंग की चाल कहते हैं। ये पार्टी की चतुराई है और विरोधियों के लिए चक्रव्यूह। जैसे ही मायावती ने घोषणा की कि बीएसपी प्रदेश के 80 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, इसके साथ ही कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों के उम्मीद को 440 वोल्ट का झटका लगा है। 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए माया ने जो दांव खेला, उसके मुताबिक ब्राह्मण को 21 सीट, मुस्लिमों को 19 सीट, क्षत्रिय को 8, एससी को 17 और पिछड़े जातियों के 15 उम्मीदवारों पर भरोसा जताया गया है। 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भी मायावती ऐसे ही खामोश थी। उस वक्त मीडिया से दूर माया इसी नए प्रयोग का इजाद कर रही थी और फिर इसी के दम पर यूपी में हाथी का राज आया था। लेकिन 2007 से लेकर 2014 तक में न सिर्फ 7 साल का वक्त बीता, बल्कि वो विधानसभा का चुनाव था और ये लोकसभा का चुनाव है। अब इस राजनीतिक सोशल इंजीनियरिंग के दम पर माया फिर से यूपी में उलटफेर कर पाएंगी या फिर मोदी की लहर में कुछ धरी की धरी रह जाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आकाश वत्स, समाचार प्लस। जी हां, सवाल बेहद अहम है कि सोशल इंजीनियरिंग का जो फॉर्मूला एक बार फिर मायावती सबके सामने लेकर आई हैं, वो कितना हिट होगा, उससे कितना फायदा मिलेगा। तमाम जो हमारे संवाददाता हैं वो जगह जगह पर बने हुए। हमारे साथ हमारे लखनऊ से संवाददाता आलोक पांडे हमारे साथ हैं, वाराणसी से हमारे संवाददाता राजू श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए हैं, तो वहीं बागपत से अभिषेक सिंह, गाजियाबाद से बद्यू जमा हमारे साथ मौजूद हैं, गौतम बुद्ध नगर से हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा, तो वहीं मेरठ से अब्दुल कादिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले आलोक, मैं आपके पास आना चाहूंगी। विरोधियों की जो रणनीति थी कि मोदी के खिलाफ मोर्चा खोला जाए, किसी तरीके से मोदी को रोका जाए, लेकिन आज जिस तरीके से वाराणसी और आजमगढ़ में मायावती ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, उस रणनीति को एक बड़ा झटका माना जाए। देखिए, बिल्कुल मायावती ने साफ कर दिया है कि उनके जो 80 सूरमा हैं वो लड़ेंगे चुनाव। उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसी सीट नहीं है जहां से बहुजन जो पार्टी है वो चुनाव नहीं लड़ेगी, बसपा जो है वो चुनाव नहीं लड़ेगी। और उन्होंने एक चीज, मायावती ने इस चीज को भी दिखा दिया है कि नरेंद्र मोदी हो चाहे मुलायम सिंह यादव हो, किसी के भी सामने बसपा घुटने टेकने वाले नहीं है। वो लगातार हर मोर्चे पे अपना प्रत्याशी खड़ा कर रही है बसपा। और उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा कि जिन अगर राज्यों की बात कर लीजिए जहां पे भी बसपा थोड़ी बहुत एक्टिव है, वहां पर भी वो अपना प्रत्याशी खड़ा करेगी। तो निश्चित बात है, मिशन एकदम साफ है कि पूरी तरीके से लड़ाई करनी है और जो बहुजन समाज पार्टी है इसको उठाना है, जो बीएसपी है इसको ऊपर लेके जाना। किसी भी तरीके से जो झुकने वाली बसपा है वो लगातार यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। मायावती का जो फोकस है वो एकदम से क्लियर है, चाहे मोदी हो चाहे मुलायम सिंह हो, कोई भी बड़ा नेता हो, उसके सामने अपना प्रत्याशी खड़ा करना। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने जो सोशल इंजीनियरिंग की जो बात है सबको साथ में रखते हुए उन्होंने टिकट बांटे और आज उसकी घोषणा की। और घोषणा के बाद उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि हमारी जो लड़ाई है वो सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक ताकतों से है। बिल्कुल, और एक बात बिल्कुल साफ नजर आई उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, और अक्सर
उनके टिकट बंटवारे को लेकर ये चीज सामने आती है कि जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो सोशल इंजीनियरिंग की बात तो करते हैं, लेकिन उसको अमली जामा कोई नहीं पहनाता, लेकिन बहन जी ने ये सब किया है। आलोक, एक सवाल अब ये भी खड़ा होता है कि 2007 की अगर हम बात करें तो 2007 में सोशल इंजीनियरिंग का यही कार्ड खेला था मायावती ने और सत्ता पर काबिज हुई थी यूपी की, लेकिन इस बार परिस्थितियां किस तरीके की बनती हुई नजर आ रही है और क्या सोशल इंजीनियरिंग का ये जो फॉर्मूला है मायावती का इस बार कितना कारगर साबित होगा बीएसपी के लिए? देखिए, निश्चित बात है कि सोशल इंजीनियरिंग का जो फॉर्मूला है वो हमेशा से हिट रहा है और मायावती के लिए क्या लगभग सभी पार्टी, और इसी को देखते हुए देखिए आप उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जो उनकी विरोधी पार्टी जो समाजवादी पार्टी मानी जाती है, जिससे लगातार उनकी सत्ता के लिए लड़ाई होया करती है विधानसभा की अगर बात की जाए, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने भी इस पूरे फॉर्मूले को अपनाया है। आप देख लीजिए, समाजवादी पार्टी ने भी चाहे न्यायिक यात्रा निकाली हो, चाहे उन्होंने जो ब्राह्मण सम्मेलन कराने की बात कही हो, मुस्लिम्स को रिझाने की बात की हो, कहीं ना कहीं जो सोशल इंजीनियरिंग का जो फॉर्मूला है उसमें समाजवादी पार्टी भी चल रही है। ऐसे में मायावती को ये कितना फॉर्मूला सूट करता है, क्योंकि एक और भी बड़ी पार्टी जो कि प्रदेश की बड़ी पार्टी वो भी उसी फॉर्मूले पे चल रही है, हालांकि फॉर्मूला थोड़ा बहुत सूट करता है। बिल्कुल 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 आलोक, आप हमारे साथ बने रहिए। वाराणसी की ओर रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता राजू वहां पर मौजूद है। राजू, बसपा ने वाराणसी से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर मोदी के खिलाफ विरोधी पार्टियों के साझा प्लान को झटका दे दिया है, अब क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, बसपा ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, जिसमें बसपा में बनारस सीट से विजय जायसवाल को प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो अटकलें लगाई जा रही थी कि नरेंद्र मोदी के विरोध में कई पार्टियां एक साथ जुट होकर नरेंद्र मोदी के विरोध में काम करेंगी और नरेंद्र मोदी को हराने का काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं बसपा ने अन्य पार्टियां जो उम्मीद लगा के बैठी थी उसको एक करारा झटका दिया है। वही कहावत कही गई है, जोर का झटका धीरे से लगे, तो ये कहावत बहुत ही बखूबी फिट होता है। तो कहीं ना कहीं जो झटका मायावती ने दिया है वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में दिखेगा। अगर हम बात करें वोट की, तो विजय जायसवाल जिस प्रत्याशी को बसपा ने बनारस सीट से उतारा है, उनके अपने जायसवाल वोट बैंक की बात करें तो 1,25,000 जायसवाल वोट है, और अगर बसपा की बात करें दलित वोटों की तो 1 लाख के करीब दलित वोट है, और अति पिछड़े लोग भी बसपा को सपोर्ट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो और सीटों पर बसपा ने जो समाजवादी के पार्टी के काट में जो ब्राह्मण लोगों को टिकट दी हुई है, उसमें कहीं ना कहीं जो बनारस के जो ब्राह्मण हैं वो कहीं ना कहीं बसपा की तरफ खींचते हुए दिख रहे हैं। जी बिल्कुल राजू, बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं गाजियाबाद की ओर, हमारे संवाददाता बदियुज्जमा हमारे साथ बने हुए हैं। बदियुज्जमा, गाजियाबाद लोकसभा चुनाव काफी रोमांचक रहने वाला है, मीडिया से लेकर जनता तक सबकी नजर यहां की सीट पर होगी, क्योंकि यहां बीजेपी ने वीके सिंह, कांग्रेस ने राज बब्बर और आपने शाजिया इल्मी पर अपना दाव खेला है। देखिए, जो गाजियाबाद लोकसभा सीट है, यहाँ पर जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प होने वाला है। जनता से लेकर के मीडिया तक सभी की निगाहें इस गाजियाबाद की लोकसभा सीट पर रहेंगी, यहाँ के नतीजों पर रहेंगी। इसकी वजह है इस सीट का वीआईपी सीट हो जाना। बीजेपी ने जनरल वीके सिंह को यहाँ से अपना उम्मीदवार बनाया है, कांग्रेस ने राज बब्बर पर दाव खेला है, तो आपने अपनी स्टार नेता शाजिया इल्मी पर दाव खेला है, जिसकी वजह से ये जो सीट है यहाँ पर ये इस पे जो मुकाबला होने वाला है वो काफी दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल बदियुज्जमा, आप बने रहिए। अब मेरठ की ओर रुख कर लेते हैं। मेरठ से हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सपा की ओर से कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर, बसपा से शाहिद अखलाक और बीजेपी से राजेंद्र अग्रवाल, और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो यहां से नगमा चुनाव लड़ रही हैं। अब्दुल, किसकी उम्मीदवारी मजबूत नजर आती है? जी, मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि दो मुस्लिम चेहरे हैं। शाहिद मंजूर जो हैं वो सपा से हैं और शाहिद अखलाक जो हैं वो बीएसपी से हैं। ये जो माना जा रहा है जो मुस्लिम वोट जो है उनका बंटवारा हो सकता है शाहिद मंजूर और शाहिद अखलाक पर। बात करें हिंदू वोटर्स की, तो जो बीजेपी से राजेंद्र अग्रवाल हैं उन पे जो है पूरी तरीके से जो है राजेंद्र अग्रवाल पे हिंदू वोट जाएगी, लेकिन नगमा जो है कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन नगमा जो है वोट जुटाने में सक्षम नहीं हो पाएंगी, क्योंकि नगमा जो है पूर्व अभिनेत्री हैं जिसको देखने के लिए लोग उमड़ते हैं, लेकिन जहां तक ये माना जा रहा है कि उनको वोट कम ही पड़ पाएंगी। जी बिल्कुल अब्दुल कादिर, आप हमारे साथ बने रहिए। अब सीधे हम रुक कर लेते हैं गौतम बुद्ध नगर। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, यहां की अगर बात की जाए तो यहां पर किस तरीके के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं?
देखिए, जहां तक गौतम बुद्ध नगर सीट का सवाल है, मैं आपको बता दूं, यहां से सुरेंद्र सिंह नागर जो बीएसपी के मौजूदा एमपी थे, उनका टिकट काटकर बीएसपी ने सतीश अवाना को प्रत्याशी बनाया है। जब आप बात कर रहे हैं सोशल इंजीनियरिंग की, तो मायावती का ये गृह जनपद है, उनका घर यहीं की वो रहने वाली हैं, इसी जनपद की, इसी लोकसभा क्षेत्र में। तो उन्होंने सतीश अवाना को यहाँ कैंडिडेट बनाया। उनके भाई अनिल अवाना पहले से बीएसपी के एमएलसी हैं, और सुरेंद्र नागर क्योंकि बीजेपी के साथ उनकी बातचीत चल रही थी, इसलिए उनका टिकट काटा गया है। और यहाँ पर जो जातिगत आंकड़ा है, करीब 19 लाख वोटर में 3.25 लाख गुर्जर जाति के वोट हैं, 3 लाख करीब दलित वोट बैंक भी है, और बाकी जो मुस्लिम वोट हैं करीब 2.5 लाख यहाँ पर। तो एक जो आंकड़ा है, जातिगत जो आंकड़ा है, उसको ध्यान में रखा गया बिल्कुल, और उसी के मद्देनजर यहाँ पर उन्होंने कैंडिडेट उतारा है। लेकिन दिलचस्प बात यह कि ये क्षेत्र जो है, यहाँ पर बीजेपी और बीएसपी की कड़ा मुकाबला होता है। पिछली बार के लोकसभा चुनाव पर हम जाएं तो मात्र 16,000 वोटों से बीएसपी के जो एमपी के उम्मीदवार थे सुरेंद्र नागर, वो जीते थे। और जो इस बार 4 में से 4 जो प्रमुख उम्मीदवार यहाँ पर खड़े हैं, उसमें से 3 पुराने वही चेहरे हैं जो पिछले लोकसभा चुनाव में लड़े थे। और बीजेपी ने डॉक्टर महेश शर्मा जो नोएडा के विधायक हैं, उनके मौजूदा, उन्हीं पर भरोसा जताया है, क्योंकि सिर्फ वो 16,000 वोट से हारे थे। कांग्रेस ने चौथे नंबर के उम्मीदवार रहे थे रमेश चंद्र तोमर, वो गाजियाबाद से 4 बार सांसद रहे, उन्हीं को उम्मीदवार बनाया है। और समाजवादी पार्टी ने नरेंद्र भाटी को उतारा है, जो कैबिनेट मंत्री हैं, दर्जा प्राप्त। जी बिल्कुल, प्रमोद जी बने रहिए हमारे साथ। एक बार ये रिपोर्ट देख लेते हैं कि लोकसभा चुनाव का जो आगाज है वो 10 अप्रैल से होगा, और इसी दिन उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर मतदान होने वाले हैं। प्रथम चरण में जिन सीटों पर मुकाबला होगा